गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के बारे में, साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया था कूलम्ब्स लॉ के बारे में एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ये सारा कुछ हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 होगा, लेक्चर 2 होगा मेरा। और आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? जैसे हम क्या करें, एक सिंपली एक मैग्नेट लेते हैं। ये क्या है? एक मैग्नेट है और मैग्नेट को हम यहां रख देते हैं। अब एक आयरन के टुकड़े को जब यहां रखेंगे तो इनके बीच क्या हो सकता है कि फोर्स लगा भी हो और हो सकता है कि फोर्स नहीं भी लगा हो, डिस्टेंस क्योंकि ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे पास लाने लगते हैं। जैसे ही यहाँ लाते हैं, अब इसके चारों तरफ इतने रीजन में हम इसको लाते हैं तो ये अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाती है। ये अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, या फिर अगर पोलैरिटी सेम होती है तो उनको रिपल, अगर सेम दो मैग्नेट लेते हैं तो रिपल भी कर सकता है वो फोर्स के उनके नेचर के ऊपर। दोनों नॉर्थ पोल होंगे, दोनों साउथ पोल होंगे तो क्या करेगा, एंड दोनों एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होगा तो क्या करेगा, ये अलग बात हो गई। हम लोग आगे वीडियो लेक्चर में बात इसकी भी करेंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं चार्ज के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिटेक्टेड या एक्सपीरियंस्ड। तो क्या कहा हम लोगों ने? चार्ज एक है कोई, ये हम लोग एक चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। इसके चारों तरफ का एक ऐसा रीजन, ये एक ऐसा रीजन, रीजन का मतलब रीजन, रीजन का मतलब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं। कहाँ की, किसकी बात कर रहे हैं? जगह की बात कर रहे हैं। इसके चारों तरफ का एक ऐसा रीजन जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज अगर यहां से यहां पर आए तो क्या करे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे। क्या करे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो इस रीजन को, इस फील्ड को ही क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। डिफिनीशन क्या कहते हैं? द फील्ड और स्पेस और रीजन अराउंड a charge in which electrostatic force is experienced is called as electric field। क्या कहा हमने कि इस चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा फील्ड जिसमें हम कोई दूसरा चार्ज अगर आए अराउंड अ चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एक्सपीरियंस, जिसके चारों तरफ एक दूसरे चार्ज को अगर लेकर के आते हैं तो वो चार्ज क्या करे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे। तो उस रीजन को, उस फील्ड को ही क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम लोग खुद की बात करें, हम लोगों का फील्ड कितना है, तो जितने डिस्टेंस तक हमारा ये हाथ फैल सकता है, ये हमारा एरिया जो जितना बनेगा, ये चारों तरफ ऐसे राउंड करेंगे, जितना एरिया बनेगा उतने ही एरिया में हमारा क्या होता है? रीजन होता है। क्योंकि हमारे हाथ से इतने डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम इसको आसानी से ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से ले नहीं सकते। उसके लिए किसी थर्ड एजेंट को आना होगा, किसी थर्ड पर्सन को लाना होगा हमारे पास। हम खुद उस पर वर्क नहीं कर सकते। तो हमारा अगर फील्ड की बात करते, खुद के फील्ड की अगर बात करते हैं, तो जितना हाथ हमारा फैलता है उतना ही हमारा क्या होता है? फील्ड होता है। बात क्लियर है? अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने समझ लिया कि चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई चार्ज अगर लाते हैं, कोई टेस्ट चार्ज को लाते हैं, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की, है ना? तो क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज
फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि ये प्लस क्यू चार्ज था, इसका ये फील्ड बना हुआ था और किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ पर ला रहे हैं, और ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, यूनिट चार्ज जितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इस रीजन ये चार्ज यहाँ पर हम लोग ला रहे हैं, तो पर यूनिट चार्ज इसके कारण जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। अगर इसके यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलाम होगा, और इसके डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ml t -3a-1। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर इसका यूनिट हम लोगों ने न्यूटन पर कूलाम लिखा और डायमेंशन ये कैसे लिख लिया। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन जो होता है वो ml-t-2 होता है, और करंट चार्ज का जो होता है Q = IT होता है, तो इसको AT लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा ml और t के पावर ये 1 ऊपर गया तो -3 हो गया, और ये नीचे से ऊपर गया तो -1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। बात क्लियर है। इसकी बात करते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी डायरेक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, केवल शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। बात क्लियर है। हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या कहा कि किसी टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में लाने पर यूनिट टेस्ट चार्ज जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। हमने क्या कहा कि इस Q0 को इसमें ला रहे हैं, ये टोटल F फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा, तो यूनिट कितना एक्सपीरियंस करेगा, Q0 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि Q0 जो था वो तो अलग चार्ज था, यूनिट टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q0 जो है मिल करके Q0 टोटल जो है F फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यूनिट चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो F/Q0 हो जाएगा। इसके लिए हमने कहा कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलाम एंड डायमेंशन इज ml-t-3a-1। बात क्लियर है। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद हम लोग बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करने वाले हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है कि कहते हैं कि दोज आर इमेजिनरी कर्व्स। ये क्या होती हैं, इमेजिनरी कर्व drawn in the electric field। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ड्रॉ की गई इमेजिनरी कर्व लाइंस होती हैं जो which show the direction of electric field at any point, है ना, जो किसी भी पॉइंट पर अगर द टेंजेंट विच शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, जो हमें क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। अगर हम बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने बना दिया और ये नेगेटिव चार्ज हम लोगों ने बना दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमेशा होती हैं वो पॉजिटिव से निकल करके और नेगेटिव पर क्या हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमको क्या मिल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड फिनिश एट नेगेटिव चार्ज। पहला में क्या मिल गया कि पॉजिटिव चार्ज पर ऑरिजिनेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के खत्म हो जाती हैं। दूसरा क्या मिला, हम एक और दो तीन लाइनों को बना लेते हैं।
कॉकरोच बन गया, है ना। कहाँ से निकली हैं सभी, पॉजिटिव से गई हैं और नेगेटिव पर क्या हो गई हैं बेटा, इंटर कर गई हैं। और क्या देख रहे हैं कि कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किए। तो पहली प्रॉपर्टी हमें इनकी क्या मिली कि ये पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पर जाकर के एंड हो जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या मिली कि कभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दो लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसा कि हमें इस फिगर में दिख भी रहा है। अगर हम किसी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट को पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो किसकी फील्ड को, किसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा। या इसी पॉइंट पर हम टेंजेंट अगर ड्रा करते हैं तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे ड्रा होगा, ये इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो हमने क्या कहा फर्स्ट में कि पॉजिटिव से शुरू होगी, बनेगी और नेगेटिव पर जाकर के खत्म हो जाएगी। दूसरा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तीसरा, हमने क्या कहा कि अगर किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। साथ ही साथ क्या देख रहे हैं कि ये अपने लेंथ के अलांग, ये क्या होगा, लेंथ के अलांग क्या होगा, ये देख रहे हैं कि कंप्रेस हो रही हैं। क्या हो रही हैं, ये देखो यहाँ से ऐसे निकली थी फिर ऐसे कंप्रेस हो गई, तो लेंथ के अक्रॉस क्या हो रही हैं, कंप्रेस हो रही हैं। यही वजह होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा क्या देख रहे हैं कि अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये स्ट्रेच होने, फैलने की प्रॉपर्टी रख रही हैं। यही वजह होता है कि हमेशा अगर सेम चार्जेज हों तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बात क्लियर है ना बेटा। क्या कहा हमने कि अपने लेंथ के एलांग ये सिकुड़ने की प्रॉपर्टी, कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी रखती हैं। इस वजह से क्या होता है, इनके बीच पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है। और अगर देखा जाए तो ये अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेस, स्ट्रेच होने, फैलने की प्रॉपर्टी रखती हैं। इस वजह से हमेशा पॉजिटिव पोल्स या नेगेटिव पोल्स, यानी सीधी बात करें तो लाइक चार्जेज जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बात क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हेडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। डेरिवेशन होगा, बड़ा मजेदार डेरिवेशन होगा, छोटा सा ही डेरिवेशन होगा लेकिन अच्छी टॉपिक है। हम लोग इसके लिए कूलॉम्स लॉ को यूज करेंगे और कूलॉम्स लॉ से आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करके बता लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, Q प्लस Q लेट कर लेते हैं। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इस प्लस, जिससे r डिस्टेंस पर क्या है, एक पॉइंट प्लस Q है जिस पर हमें क्या करना है, इस प्लस Q चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पर हमें क्या करना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। क्या है, हमने क्या कहा, एक्चुअल में यहां पर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे हेडिंग के अकॉर्डिंग ये टेस्ट चार्ज कोई है नहीं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक प्लस Q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q फाइंड आउट करना है। प्लस Q के थ्रू पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज यहां पर था और जो इसके इस प्लस Q चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा था। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। तो क्या कहेंगे, बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन प्लस Q एंड Q नॉट। फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपान कितना, r²। अब देखो वी नो दैट, अभी हम पढ़े हैं ऊपर, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू कितना होता है बेटा, F अपान Q नॉट। इक्वेशन
फर्स्ट से एफ की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख दिया जाए तो क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर और टोटल अपान में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो जैसे जैसे पॉइंट की डिस्टेंस इंक्रीज करेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि देखना है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे ये पॉइंट हम लोग P को दूर करते जाएंगे वैसे वैसे इस प्लस Q का इफेक्ट इस पॉइंट P पर जो होगा वो कम होता जाएगा, यानी कि अगर प्लस Q को जैसे जैसे हम दूर ले जाएंगे ये Q नॉट जो है अपने ऊपर इफेक्ट किसका, प्लस Q का, यानी फोर्स कम एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा। इस वजह से हम लोगों ने लिखा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड the point at which we have to find the electric field intensity due to plus Q। बात क्लियर है बेटा? तो इस टॉपिक में हम लोगों ने बात किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा, किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी अनदर पॉइंट पे जो उस चार्ज से r डिस्टेंस पर रखा हुआ था, r डिस्टेंस पर था, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फार्मूले का डेरिवेशन किया और सिंपली हमने कूलम्ब्स लॉ को यूज किया और इसके बाद इस फार्मूले को आराम से डिराइव कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और अगर क्लास 12th के बोर्ड लेवल की बात करें तो ये हर एक साल नियर अबाउट एग्जाम में 1-2 नंबर का आ ही जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल में अगर देखा जाए डाई का मतलब क्या होता है बेटा, 2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो एकदम सिंपली समझ लेंगे इसको भी। क्या कह रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल है ना। डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है डाई का मतलब, और पोल का मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी कि या तो प्लस या तो माइनस, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, यही ना हो सकता है। डाई का मतलब 2 पोल होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पोल में किस किस तरह के पोल होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, इनकी बात हम लोग आज करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक डायपोल की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है कि अगर कहीं से भी सिस्टम बन जाए, अगर एक सिस्टम बन जाए 2 इक्वल चार्जेस का, चार्ज क्या होना चाहिए, दोनों चार्ज Q1 और Q2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। और साथ ही साथ यानी हम बात कर रहे हैं कि इनका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट जो नेचर है, वो नेचर जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। और अगर इस तरह के चार्जेस का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक सेटअप बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है, तो इस सिस्टम को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानेंगे। तो हमने क्या कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, और इनका एक क्या कर देते हैं, सिस्टम बना देते हैं। क्या बना दिया हमने, एक सिस्टम बना दिया। और इन दोनों को एक दूसरे से एक शॉर्ट डिस्टेंस 2l पर हमने रख दिया। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम बना, क्या बना, सिस्टम जो बना, इसी को क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। और जनरली अगर देखा जाए ये चार्ज से बना हुआ है, चार्ज का कॉम्बिनेशन है, चार्ज का एक सिस्टम है, इसलिए इसको हम लोग केवल डाइपोल ना कह के क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानते हैं। तो क्या कहा हमने, द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज separated at a short distance is called as इलेक्ट्रिक डायपोल।
बात क्लियर है ना बेटा? क्या कह दिया हमने कि एक सिस्टम बन गया दो चार्जेज का, जिसकी वैल्यू सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट नेचर अपोजिट होना चाहिए। एक प्लस में होना चाहिए, दूसरा माइनस में होना चाहिए। जैसे हम बात कर लेते हैं HCl की। HCl को जब ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है? H प्लस प्लस Cl माइनस में। तो क्या देख रहे हैं, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। या अगर H प्लस को और Cl माइनस को अगर देखें तो इनके बीच में कुछ गैपिंग भी होगी, दोनों सेपरेट हो चुके हैं। तो ये क्या मिला? एक पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड क्या है? इस पे चार्ज कितना है? चार्ज जो है 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, और इस पर जो चार्ज है क्या है? इस पर पॉजिटिव है, और इस पर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह का ये जो हमारा सिस्टम बना है, इसी को क्या कहते हैं? या सबसे केमिस्ट्री का घिसा पिटा एग्जाम्पल जो है हम लोगों का NaCl है। क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? Na प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक होता है। तो ये भी जो बना हुआ है, ये भी क्या होगा? एक डायपोल ही होगा। बात क्लियर है? अभी हम बात करने वाले हैं, अभी हम लोगों ने बात किया कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में अगर देखा जाए तो इसी तरह से सेम इसी टॉपिक का ये भी रिलेशन है। हम लोगों ने क्या कहा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करना है ना? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक सिस्टम होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं। डायपोल में क्या होता है? ये क्या देख रहे हैं? दोनों की वैल्यू क्या है बेटा? सेम है। तो इन दोनों चार्जेज में से किसी एक चार्ज को और इनके सेपरेशन डिस्टेंस के का प्रोडक्ट जब कर देते हैं तो वही क्या मिलता है हमें? यानी कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू क्या होता है? आइदर अ चार्ज इनटू 2L। किसी एक चार्ज की बात करते हैं, या तो प्लस Q या माइनस Q, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। इस वजह से हम केवल Q लिखे हैं, ना तो प्लस लिखे हैं ना तो माइनस लिखे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पे ये क्रिएट होती है कि प्लस लेंगे तो डायरेक्शन कुछ और मिलेगा हमें डायपोल मोमेंट का, और माइनस लेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ और मिल जाएगा। इस वजह से हम इसकी डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो इसमें हमने क्या कहा? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर अ चार्ज and the separation distance between them is called as क्या? डाइपोल मोमेंट। फार्मूला हमने लिखा, इट इज डिनोटेड बाय P वेक्टर, और P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन इसका हमेशा जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। किन तरह की क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर नहीं है। किस तरह की क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। बात क्लियर है ना? इसको हम स्केलर नहीं कहते, ये क्या होती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन भी होता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, तभी हम जाकर के उस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। अदरवाइज जिसमें मैग्नीट्यूड केवल होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको तो हम स्केलर कहते ही हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो एक ऐसी क्वांटिटी है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखने के बावजूद भी स्केलर या टेंसर में काउंट होता है। तो उसकी बात हम लोग आगे अभी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों को बताना है। यानी कि एक डायपोल लेंगे, ये हम लोगों ने एक डायपोल ले लिया, ये डायपोल हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिख लेते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज। इसका नाम लिख लेते हैं डायपोलवा का, ए बी लिख लेते हैं। इस डायपोल का नाम हम लोगों ने लिख दिया ए बी, और इसी डायपोल के थ्रू अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। मान लेते हैं कि इसका सेंटर जो है, इसका मिड पॉइंट जो है ओ है, कितना है, ओ है, और ओ से आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हम लोगों को ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने क्या कहा कि एक डायपोल है ए बी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर के बना हुआ है। इनके बीच का जो डिस्टेंस अभी हम लोगों ने पहले लिखा था वो 2l लिखा था, तो यहां से आधा अगर देखा जाए तो l हो जाएगा, और हाफ की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। बात क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर हम लोगों ने लिख ही दिया तो नीचे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या कहे हैं कि इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल AB के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले प्लस Q के थ्रू, प्लस Q से पॉइंट P की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, और माइनस क्यू से पॉइंट P की डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करके हमको बतानी होगी। तो क्या देख रहे हैं कि यहां से यहां तक तो R है ही, और ये देख रहे हैं कि यहां आधा कितना है, L है। तो A से प्लस Q से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। और ये क्या देख रहे हैं कि यहां तक R है और इसमें से ये क्या हो रहा है, यहां L कट जा रहा है, तो कितना मिल जाएगा, यहां से इसकी डिस्टेंस R माइनस L हो जाएगी। बात क्लियर है। अब बात समझते हैं दूसरी। अगर प्लस से, अभी हम लोगों ने बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव से निकल करके और नेगेटिव की तरफ जाती है, नेगेटिव पर जाकर के एंड हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो प्लस पे होता है, प्लस क्यू के थ्रू, प्लस चार्ज के थ्रू होता है, वो किधर की तरफ, दूर की तरफ। क्या देख रहे हैं, दूर की तरफ है। तो प्लस क्यू के थ्रू देखें तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इधर की तरफ होगा। कहां की तरफ होगा, दूर की तरफ होगा। किस डायरेक्शन में, P से दूर की ओर, यानी AP से भी दूर की तरफ होगा। बात क्लियर है बेटा, चलिए फिगर दिख रहा क्लियर एकदम। तो हम लोगों ने क्या कह दिया कि प्लस Q के थ्रू जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर की डायरेक्शन में होगी, लेकिन माइनस क्यू में क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। कहां जा रहा है, अंदर। तो प्लस P पर देखा जाए, पॉइंट P पर देखा जाए तो माइनस क्यू के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी। इसको हम लोग लिख लेते हैं E2। बात क्लियर है। तो अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू। किसके थ्रू निकालने वाले हैं, अभी हम प्लस क्यू के थ्रू निकालने वाले हैं। तो प्लस क्यू से इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या देख रहे हैं, R प्लस L है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो अभी हम प्लस क्यू के थ्रू निकालने वाले हैं। तो माइनस क्यू को मान लेते हैं कि था ही नहीं। क्या है, था ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, प्लस क्यू बचा और ये एक पॉइंट P बच गया, वही वाला सेम कंडीशन पहले वाला, और डिस्टेंस कितना, R प्लस L मिल गया। तो क्या होगा, E1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम A टू P। देख रहे हैं किधर है, A से P की तरफ है, बाहर की तरफ है ना, इधर की तरफ E1, तो A से P। इसी तरह से देखा जाए सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू, है ना। तो E2 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस क्यू के थ्रू देख रहे हैं डिस्टेंस कितना है, R माइनस L है, कि एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम
P2A, क्या देख रहे हैं कि P से A की तरफ है, P से A की तरफ है ना। देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल पूरा लिखना चाहिए था हमको, लेकिन इतना कौन लिखेगा। डायपोल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट P पर एक इधर की तरफ होगा और एक इधर की, यानी पॉइंट P को दो लोग खींचने लगे, एक E1 खींचने लगा और एक E2। तो इस पर क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा या तो E2 माइनस E1 होगा या फिर E1 माइनस E2 होगा, यही होगा ना। तो जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे। तो क्या देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्वांटिटी छोटी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्वांटिटी बड़ी होगी। तो क्या देख रहे हैं, ये R माइनस एल है, ये R प्लस एल है। तो R माइनस एल जाहिर सी बात है माइनस मतलब कम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1। तो E इक्वल टू कितना, डायरेक्ट देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q भी कॉमन है, और ब्रैकेट में कितना 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और क्या मिल जाएगा, इसको करते हैं तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर और अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या देख रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर था तो ऑलरेडी हमने, और इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें एलसीएम लेके हम ऐड कर रहे हैं। चलो कर लेना इसके आगे। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, E इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, इसको तोड़ते हैं a प्लस बी पे, तो कितना r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR, है ना, इसको माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, है ना। अब देखो समझते हैं, इसको जब ब्रैकेट में ब्रेक करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL मिलेगा, और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो हमने डायरेक्ट हमारा कहां पहुंच गए, यहां पर। और नीचे क्या है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। तो E इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोगों का, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना 2 और 2 कितना 4L इंटू R, कोई दिक्कत नहीं है, और अपान कितना r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो E इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना Q इंटू 2L इंटू 2R। देखो ना कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 जा 4 है, 4 है, R L है, R और L है, और Q है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हम लोग इसी को छोड़ देते हैं, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम Q इंटू 2L को क्या कहते हैं, P कहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा बेटा, कितना P इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहा जाए इफ L लेस देन R देन L स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, सो L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। L स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K छूट गया है, देखो K को भी इंक्लूड कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, हर जगह K लिखते आए हैं तो यहाँ भी लिखेंगे। कितना हो जाएगा, P इंटू 2R अपान, जब L स्क्वायर को छोड़ेंगे तो R पावर 4 हो जाएगा, एक R से R कैंसिल होगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R³। क्लियर है, यानी कि वेयर P क्या है, डायपोल मोमेंट है, क्या है, डायपोल मोमेंट है ना। मे बी आप लोगों को दिख ना रहा हो तो एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा अभी तक तो दिख ही रहा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना बेटा।
तो ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल निकाला पॉइंट P पर, ये था ऑन एक्सियल कंडीशन, एक्सियल लाइन पर था। क्या था? अभी हम लोगों ने एक्सियल लाइन पर कैलकुलेट किया है। इसी तरह से सेम हम इक्वेटोरियल लाइन पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए देखते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बात करेंगे हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर। कहां बात करेंगे? इक्वेटोरियल कंडीशन बात करेंगे। अभी हम लोगों ने बात किया एक्सियल कंडीशन की, एक्सिस पर कितना होगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल में क्या करते हैं कि अभी तक जो हमारा लाइन था, जो हम पॉइंट लेट कर रहे थे, उसके एक्सिस पर ले रहे थे। अब क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया, जिसका नाम रखेंगे ए बी रख दिया। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, इधर ही प्लस क्यू उधर माइनस क्यू, कहीं भी हम ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई इशू नहीं है। इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग हमेशा 2l लेट करके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेंटर O है। सेंटर O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है ऊपर की तरफ, जिस पर हमें इस डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या करनी है? r डिस्टेंस पर है और ये पॉइंट P है। हमें इस डायपोल के थ्रू पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। इसमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा भी नहीं होती। क्या होता है देखेंगे हम लोग अभी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि माइनस क्यू और प्लस क्यू से इस पॉइंट P के डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। इसके लिए क्या करेंगे? हम इसको ऐसे ज्वाइन करा देंगे और इसको ऐसे ज्वाइन करा देंगे। ठीक है बेटा, ज्वाइन करा दिया हम लोगों ने दोनों को। और इस पॉइंट P पर अगर देखें तो ये देखा जाए हाफ कितना होगा? L होगा और ये कितना होगा? L होगा। ये R है तो पाइथागोरस जैसे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस चच्चा बता के मर गए हैं, उन्हीं का थ्योरम हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। जैसे ही हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है, दो साइड दिए हो, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी होती है, तुरंत हम लोग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यूज कर लेते हैं। और उसी नियम से, उसी फार्मूले से हम लोगों ने ये देखा L है, ये R है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हम लोगों ने अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करते हैं। तो प्लस क्यू से अगर देखें तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर की तरफ हो? दूर की तरफ होता है। देखें प्लस क्यू, माइनस ये दूर की तरफ है ना। और माइनस के थ्रू देखें तो किधर की तरफ होता है? माइनस की तरफ ही होता है। तो ये E1 हो गया और E2 किधर हो गया बेटा? नीचे हो गया। इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग यहां पर ये डॉटेड लाइन हम लोगों ने बना दिया। ये बीच में हम लोगों का पॉइंट P हो गया। E1 जो है, E2 जो है हमारा नीचे हो गया और E1 जो है हमारा किधर की तरफ हो गया? ऊपर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। अब हम लोग क्या करेंगे? इनको दो फॉर्म में, इनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का टेक्निक हम लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में हमें इनको ब्रेक करना होगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब भी आता है तो cos थीटा लेकर के आता है और वर्टिकल कंपोनेंट जब भी आता है तो sin थीटा को लेकर के आता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट इनका हो जाएगा E1 sin थीटा ऊपर, यहां का एंगल थीटा लेट कर ले रहे हैं।
और ये हो जाएगा हम लोगों का E1 cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी हम लोगों को कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनके E2 की बात करते हैं तो E2 का जो वर्टिकल होगा वो हो जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा E2 sin थीटा, और हॉरिजेंटल इसका चला जाएगा इसी पर E2 cos थीटा। यहां का एंगल थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने इनको भी सॉल्व कर लिया, आसानी से सॉल्व कर लिया। ये फिगर भी इसी का कंपोनेंट है, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री है, उसी का हम लोगों ने ऊपर का कट करके यहां बना लिया है, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पी, तो कितना हो जाएगा, E1 है, प्लस क्यू के थ्रू कितना है बेटा, E1 है, तो कितना मिलेगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपान आर स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पी देखा जाए तो E2 जो होगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बड़ा लोचा हो गया। E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम आने लगी। क्या आने लगी, E1 और E2 दोनों की वैल्यू जो है हमारी वो सेम आने लगी। तो यहीं पे प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट, अभी दिमाग में समझ में आ रहा है कि नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों की वैल्यू आखिर सेम क्यों हो रही है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आखिर दोनों की वैल्यू सेम हो क्यों रही है। तो देख क्या रहे हैं, डायरेक्शन बट अलग अलग है, एक की डायरेक्शन नीचे है और एक की डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के 180 डिग्री पर मिलता तब प्रॉब्लम हो जाता है और कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0। बट यहां क्या देख रहे हैं कि ये तो थीटा एंगल पर है, एक दूसरे से 180 डिग्री पर नहीं है, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब थीटा को हमको सिंप्लीफाई करना होगा, तो ऑन ब्रेकिंग E1 and E2 into its components, तो कंपोनेंट में जब ब्रेक करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक का E1 sin थीटा हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। और हॉरिजेंटल जो होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होगा क्या हो जाएगा, एक का होगा E1 cos थीटा और दूसरे का हो जाएगा E2 cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देख रहे हैं, फिगर में देखते हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में, sin थीटा सेम ही है और E1 और E2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा मैग्नीट्यूड में इक्वल होने के कारण और डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे कि फ्रॉम फिगर E1 sin theta and E2 sin theta are cancelled to each other। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं, निरस्त कर दे रहे हैं। उनके थ्रू पॉइंट P पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जब कैंसल ही कर दिए, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया दोनों का आपस में इंटरेक्शन के बाद, तो क्या हो गया, इनके थ्रू पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज ओनली ड्यू टू, किसके थ्रू, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ना, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, इक्वल टू E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो E इक्वल टू क्या, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है, इस वजह से हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस कॉस थीटा को कॉमन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान के भी लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, और क्या हो जाएगा कॉमन कॉस थीटा। तो क्या मिल जाएगा, E इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखो दोनों सेम है तो क्या लिख देंगे 2Q लिख लेते हैं अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। अब इस फिगर में बात करते हैं। इन ट्राइंगल, इसका नाम AOP, इन ट्राइंगल AOP कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो कितना, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस कितना है L है, हाइपोटेनस कितना है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो जैसे ही यहां पर रखेंगे तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपान √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिर समझते हैं क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q इंटू 2L इसको लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में कहीं भी लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो इसके पावर तो 1 ऑलरेडी है और इसका पावर 1/2 आ गया ना। तो कितना हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया P, सिंस P इक्वल टू कितना Q इंटू 2L, ये तो फार्मूला हम लोग पढ़े, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने। तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। अब सेम वही कंडीशन, इफ R ग्रेटर देन L देन आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, सो एल स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। क्या कर दिया जाए, एल स्क्वायर को छोड़ दिया जाए, और जैसे ही छोड़ेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना P अपान आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P अपान आर क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बात क्लियर है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टार्क के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। देन हमारा जो फर्स्ट यूनिट है क्लास 12th NCERT का सिलेबस का, वो फर्स्ट यूनिट का हाफ पार्ट जो होगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए।